दूर किसी गांव में अनुराधा नाम की एक विधवा औरत अपनी बेटी भूमि के साथ ही रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद अनुराधा ने बिना हिम्मत हारे घर और बाहर की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अनुराधा का बस एक ही सपना था, वो अपनी बेटी भूमि को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहती थी। अनुराधा की एक छोटी सी फूलों की दुकान थी जिसमें वे तरह तरह की फूल मालाएं बनाकर बेचा करती थी। फूल मालाएं और गुलदस्ते बेचकर उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। कुछ पैसे जोड़कर अनुराधा ने अपनी बेटी भूमि का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया। भूमि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो पढ़ाई के साथ घर के कामों में माँ का हाथ भी बटाया करती थी। भूमि की कक्षा में ऋचा नाम की एक घमंडी और अमीर लड़की पढ़ती थी। उसके पिता मुकेश सिंघानिया शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ऋचा भूमि से बहुत जलती थी और उसकी गरीबी का खूब मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, देखो देखो आ गई गरीब फूल वाली की लड़की। पता नहीं इस फटीचर का एडमिशन हमारे स्कूल में कैसे हो गया। हाँ यार, ये हमारे स्टेटस की बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी हमें इसे अपनी क्लास में झेलना पड़ता है। इसके कपड़े तो देखो कितने गंदे और मैले हैं। मुझे तो इसके पास खड़े होते ही उल्टी आती है। ये कहते हुए दोनों आपस में बात कर रही थी कि तभी कक्षा में टीचर आई और बोली, स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रन एंड लिसन टू मी। पिछले वीक तुम सबके जो टेस्ट हुए थे उसका रिजल्ट आ गया है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स भूमि के आए हैं। और तुम ऋचा, अभी भी समय है, पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे टेस्ट में 0 मार्क्स आए हैं। भूमि से कुछ सीखो, उसके घर में इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं है, फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ऑल द चिल्ड्रन क्लैप फॉर भूमि। कक्षा के सभी बच्चे भूमि के लिए तालियां बजाने लगे। ये देख ऋचा मन ही मन जलते हुए बोली, और जिस गरीब लड़की की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, इसका बदला तो मैं इस फटीचर से लेकर रहूंगी। वहीं दूसरी ओर भूमि बहुत खुश थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे आए हैं। घर जाती ही माँ को बताऊंगी, माँ बहुत खुश होगी। स्कूल की छुट्टी के बाद ऋचा अपनी कुछ सहेलियों के साथ भूमि का रास्ता रोकते हुए बोली, ए फूल वाली, क्या बात है, तुम्हारे टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, हमें पार्टी नहीं दोगी? पार्टी? अरे यार, मैं तो भूल ही गई, ये बेचारी फटीचर हमें पार्टी कहाँ से देगी? 2 वक्त का खाना मुश्किल से खा पाती होगी, बेचारी गरीब। ऋचा, किसी की गरीबी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हें अपनी अमीरी होने का बहुत घमंड है ना? देखना, एक दिन तुम्हारा ये घमंड चकनाचूर हो जाएगा। ये कहते हुए भूमि गुस्से से वहाँ से चली गई। ये देख ऋचा बोली, अकड़ तो देखो इस फूल वाली की। तुमने सही कहा यार, तुम्हें इसकी अकल ठिकाने लगानी होगी। तुम देखती जाओ, मैंने इस फटीचर को इसकी औकात याद नहीं दिलाई तो मेरा नाम भी ऋचा नहीं। कुछ दिनों बाद ऋचा का जन्मदिन था। ऋचा के पेरेंट्स विश करते हुए उससे बोले, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय डियर प्रिंसेस। थैंक्स डैड एंड मॉम। ऋचा बेटी, हमने आज घर पर तुम्हारे लिए एक स्पेशल बर्थडे पार्टी रखी है। हर कोई इस पार्टी को देखता ही रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकती हो। अपने पेरेंट्स की बात सुन ऋचा खुशी खुशी तैयार होकर स्कूल गई और क्लास के सभी बच्चों से बोली, हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है और आज शाम को मेरे पेरेंट्स ने मेरे घर पर बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है। ये पार्टी शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है। तुम सब शाम को जरूर आना। और हाँ भूमि, तुम भी पार्टी में जरूर आना, आखिर तुम हमारे क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो हो। ठीक है ऋचा, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन अच्छे कपड़े पहनकर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरे स्टेटस का ख्याल रखना, समझी? स्कूल की छुट्टी के बाद सभी बच्चे शाम को ऋचा के जन्मदिन पार्टी में जाने के लिए तैयारियां करने लगे। उधर भूमि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बर्थडे पार्टी में क्या पहन कर जाए, क्योंकि उसके पास ना तो कोई नई ड्रेस थी और ना ही ऋचा को देने के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट। अब मैं क्या करूं? पार्टी शुरू ही होने वाली होगी। मैं एक काम करती हूँ, ऋचा के लिए फूलों का गुलदस्ता ले जाऊंगी, उसे अच्छा लगेगा। और रही कपड़ों की बात,
माँ ने मुझे जो पिछले साल मेरे जन्मदिन पर फ्रॉक खरीद कर दिया था, मैं उसे पहनकर चली जाती हूँ। हल्का सा रंग उड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। इतना कहकर भूमि तैयार होकर हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए ऋचा के बर्थडे पार्टी में जा पहुंची। इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी देख भूमि हैरानी से बोली, अरे वाह, कितनी बड़ी और सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर ऋचा आई और बोली, आ गई भूमि, और तुम्हें कितनी पुरानी ड्रेस पहनकर आई हो। खैर छोड़ो, अब तुम आ ही गई हो तो खाना खाकर जाना। ऋचा, ये तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता लाई हूँ। मुझे पता था तुम्हारी औकात नहीं है महंगा गिफ्ट लाने की, इसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। हाँ। इतना कहकर ऋचा वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद केक काटकर ऋचा का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। फिर केक का एक पीस लेकर ऋचा भूमि के पास गई और बोली, ये लो केक। भूमि ने केक लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, ऋचा ने केक जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया। ओह, ये केक तो नीचे गिर गया। अब तो सारा केक खत्म भी हो गया। ये लास्ट ही पीस बचा था। तुम एक काम करो भूमि, तुम जमीन पर गिरा हुआ केक उठा लो, ऊपर ऊपर का खा लेना। ऋचा, मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी इस तरह बेइज्जती करो। तुझे तेरी औकात दिखा रही हूँ तो इसी के लायक है, समझी? चली जा यहाँ से, भिखारिन कहीं की। देख लेना, एक दिन मैं भी अपने बर्थडे के दिन तुमसे भी अच्छा और बढ़िया केक काटूंगी। तू और केक काटेगी? घर में एक वक्त का खाना खाने को मिल जाए वही तेरे लिए बहुत है। ऋचा संग वहाँ खड़ी बाकी लड़कियां भी भूमि पर हंसने लगी। ये सब देख भूमि को बहुत बुरा लगा और वो रोते हुए वहाँ से चली गई। भूमि को रोता हुआ आते देख अनुराधा ने बोली, क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? माँ, बर्थडे पार्टी में सभी ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। ये कहते हुए भूमि ने पार्टी में हुआ सारा वाक्य माँ को बताया। अच्छा, पहले रोना बंद करो। तुम तो मेरी सबसे समझदार बिटिया हो ना, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। अच्छा ठीक है माँ, पर माँ, कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन आने वाला है। आप मेरे लिए इस बार केक लेकर आएंगी ना? हाँ बिटिया, इस बार मैं तुम्हारे लिए सुंदर और बहुत बड़ा केक लेकर आऊंगी। फिर तुम अपनी सभी सहेलियों को अपने जन्मदिन पार्टी में बुलाना, ठीक है? चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर सुबह भूमि खुश होते हुए बोली, आज तो मेरा जन्मदिन है। माँ मेरे लिए सुंदर से केक लेकर आएंगी। स्कूल जाकर सभी को अपने जन्मदिन पर इनवाइट करती हूँ। ये कहते हुए भूमि तैयार होकर स्कूल चली गई। वहीं दूसरी ओर अनुराधा अपनी फूलों की दुकान पर उदास बैठी सोच रही थी। आज भूमि बिटिया का जन्मदिन है। मुझे आज कैसे भी करके सारे फूल बेचने ही होंगे। मुझे उसके लिए बढ़िया सा केक और नई फ्रॉक खरीदना है। आज भूमि कितनी आस लगाकर बैठी है, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अनुराधा की दुकान पर फूल लेने कोई भी नहीं आया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी तक मेरी एक भी बिक्री नहीं हुई। मैं एक काम करती हूँ, मैं गली गली जाकर इन्हें बेचती हूँ। ये कहते हुए अनुराधा रंग बिरंगे फूलों से भरी टोकरी सर पर उठाकर गली गली बेचने लगी। लेकिन तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। ये देख अनुराधा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए बोली, हे भगवान, अभी तक मेरा एक भी फूल नहीं बिका और ऊपर से बारिश हो गई। अब मैं क्या करूं? घर पर भूमि मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? ये कहते हुए अनुराधा फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज जंगल की ओर से आ रही थी। अनुराधा दौड़ते हुए जंगल की ओर गई। तभी उसे वहां एक रस्सियों से बंधी हुई परी दिखाई दी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। अनुराधा दौड़ते हुए उस परी के पास गई और बोली, आप परी है ना? लेकिन आपकी ऐसी हालत किसने की? अभी ये सब बताने का समय नहीं है। पहले तुम मुझे इन रस्सियों से आजाद करो, नहीं तो वो दुष्ट चुड़ैल किसी वक्त भी यहाँ आ जाएगी। ये सुनते ही अनुराधा ने फौरन बिना समय गवाए परी को रस्सियों से आजाद कर दिया। तुम्हारा धन्यवाद।
तुमने मेरी जान बचाई, पर मैं परीलोक वापस कैसे जाऊं? क्यों परी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? दरअसल उस दुष्ट चुड़ैल ने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। बिना जादुई छड़ी के मैं वापस परीलोक नहीं जा सकती। लेकिन एक रास्ता है। बादलों में 2 जादुई केक घर हैं। उनमें से एक असली और एक नकली केक घर है। जो भी उन दोनों केक घर के पास जाएगा उसे अपनी समझदारी और सूझबूझ से असली केक घर चुनना होगा। असली केक घर के अंदर मेरी दूसरी जादुई छड़ी है। अगर वो छड़ी मुझे मिल जाए तो मैं वापस अपने परीलोक लौट सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गई। उस असली केक घर में जादुई छड़ी के अलावा एक सुनहरी चाबी मिलेगी जो मेरे जादुई फ्रॉक घर की है, जिसमें मैं रहती हूँ। परी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऊपर बादलों के पास कैसे जाऊंगी? तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो। मैं तुम्हें बादलों के पास जाने का रास्ता बताऊंगी। ये कहते हुए परी ने ताली बजाई और देखते ही देखते वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो गई जो बादलों की ओर जा रहा था। ये देख अनुराधा चौंक गई। तब परी बोली, ये सीढ़ियाँ तुम्हें बादलों के पास ले जाएंगी। जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। अनुराधा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बादलों के पास पहुँच गई। तभी उसे वहाँ 2 केक घर दिखाई दिए। तभी पहले वाले केक घर में से आवाज आई, स्वागत है तुम्हारा इस जादुई दुनिया में। मैं असली केक का घर हूँ। अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तुम और तुम्हारी बेटी हमेशा खुश रहोगी। तभी दूसरे केक घर में से आवाज आई, नहीं, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करो। मैं हूँ परी का असली केक घर। अगर तुम मेरे केक घर के अंदर आओगी तुम्हें सुख और दुख दोनों मिलेगा। अब तुम्हें चुनना है, हम दोनों में से कौन सा असली केक घर है। दोनों घर की बात सुनकर अनुराधा सोच में पड़ गई और बोली, पहले वाले केक घर के अंदर सिर्फ सुख है, लेकिन दूसरे केक घर के अंदर सुख और दुख दोनों ही हैं, क्योंकि जिंदगी तो सुख और दुख दोनों का संगम होता है। इसका मतलब दूसरा वाला केक घर ही असली केक घर है। मैं दूसरे वाले केक घर में जाऊंगी। अनुराधा के इतना कहते ही पहले वाला केक घर गायब हो गया और दूसरे वाले केक घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। उस केक घर के अंदर सब कुछ चॉकलेट का बना हुआ था और चारों तरफ केक ही केक थे। अनुराधा का मन तो हुआ अपनी बेटी भूमि के लिए वहां से एक केक ले जाने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर अनुराधा ने चारों तरफ नजर घुमाया। तभी उसे एक कोने पर जादुई छड़ी और एक चाबी दिखाई दी। उसने जैसे ही वो जादुई छड़ी और चाबी को उठाकर वहां से जाने लगी, तभी अनुराधा के सामने वही परी प्रकट हुई। ये देख अनुराधा हैरानी से बोली, अरे परी जी, आप यहाँ कैसे आई? बिना जादुई छड़ी के आपका यहाँ आना तो मुश्किल था। अनुराधा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मेरी जादुई छड़ी तो मेरे पास ही है। तुम वाकई में बहुत ही नेक और अच्छी हो। मुझे पता है आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं है कि तुम अपनी बेटी के लिए केक खरीद सको। तुम चाहती तो यहाँ से अपनी बेटी के लिए जादुई केक ले जा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने जादुई केक घर से सबसे बड़ा और सुंदर चॉकलेट केक दे रही हूँ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। 1 मिनट रुको अनुराधा, एक उपहार तो मैं तुम्हें देना भूल गई। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और वहाँ एक जादुई फ्रॉक घर प्रकट हुआ। जादुई फ्रॉक घर में से परी एक फ्रॉक अनुराधा को देते हुए बोली, अनुराधा, ये जादुई फ्रॉक है। इस जादुई फ्रॉक से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन उतना ही मांगना जितने की तुम्हें जरूरत हो। परी का धन्यवाद कर अनुराधा खुशी खुशी चॉकलेट केक और जादुई फ्रॉक लेकर वापस घर लौट आई। चॉकलेट केक और इतनी सुंदर फ्रॉक देखकर भूमि खुशी से झूम उठी।
उसके बाद भूमि ने अपनी माँ अनुराधा संग अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जादुई फ्रॉक की मदद से अनुराधा ने अलग अलग वैरायटी के फूलों की बहुत बड़ी दुकान खोली। दूर दूर से लोग उसके दुकान पर आने लगे और बहुत जल्द ही उनकी दुकान फेमस हो गई। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। वहीं दूसरी ओर ऋचा के पिता मुकेश सिंघानिया का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने के कारण उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, जिस कारण बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा सब कुछ छिन गया और वे सड़क किनारे रहने पर मजबूर हो गए। एक समय की बात है, यशोदा बिलासपुर नामक गांव में रहा करती थी। यशोदा के पति की मृत्यु खेतों में काम करते वक्त हो गई थी। उस समय यशोदा जवान ही थी, परंतु उसने दूसरी शादी नहीं की और अपने पति की याद में जीवन बिताने लगी। यशोदा की कोई संतान नहीं थी, परंतु जब भी वो किसी बच्चे को रोते हुए देखती तो उसे चुप कराती और उसे दुलार करती। यहाँ तक कि यशोदा जो पूरे महीने में पैसे बचाती थी, उसका एक भाग वो बच्चों में टॉफी और बिस्कुट के रूप में बांट दिया करती थी। इसलिए गांव के सभी लोग यशोदा को बहुत पसंद करते थे और साथ ही साथ उसका सम्मान भी करते थे। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक रात यशोदा सो रही थी, तभी उसके दरवाजे पर खटखटाहट होती है। दरवाजा खोलो, कृपया करके दरवाजा खोलो। यशोदा पहले तो कुछ देर सोचती है, परंतु फिर औरत की मदद भरी आवाज सुनकर वो दरवाजा खोल देती है। यशोदा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपने सामने एक बहुत ही घायल औरत को देखती है। साथ ही साथ उस औरत के पीछे दो लड़कियों को देखती है। आप कौन हैं और ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही हैं? बहन जी, हमें अंदर आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इसके बाद यशोदा उस औरत और उसकी दोनों बच्चियों को अपने घर के अंदर ले आती है। साथ ही साथ उस औरत को अपनी खटिया पर बैठा देती है और पानी भी देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अंदर आने दिया। मेरा नाम सुमोना है और ये दोनों मेरी बेटियां हैं। वो सब तो ठीक है, पर आपकी ये हालत कैसी हो रखी है? आपका पूरा शरीर खून से लथपथ है। बहन, मैं एक जादूगर की पत्नी हूँ। पहले तो मैं एक आम इंसान ही थी, परंतु उस जादूगर ने मुझसे शादी करके मुझे भी मायावी बना दिया। वो जादूगर मुझसे एक लड़का चाहता था, परंतु एक के बाद एक मुझे दो लड़कियां हो गई। पहले कुछ साल तो उसने कुछ नहीं कहा, परंतु अब वो मेरी दोनों बेटियों के पीछे पड़ा है। वो नहीं चाहता कि ये दोनों जिंदा रहें, इसलिए मैं इन दोनों को लेकर वहाँ से भाग आई और इसी कारण मुझे इतनी चोटें आई हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आप चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। सुबह हम आपको अस्पताल लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अब मैं कहीं भी नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ अब मैं बच नहीं पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दोनों बच्चियों का ख्याल रखो। चिंता मत करो, तुम्हें इनके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों बच्चियाँ जादुई हैं, तुम्हें बस इन्हें माँ का प्यार देना है। पर मैं कैसे? मैं तो खुद का ही ध्यान बड़ी मुश्किल से रख पाती हूँ। बहन, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरी इस विनती को स्वीकार कर लो। आरोही, वनिका, मेरे पास आओ बेटा। बेटा, अब से यही तुम्हारी माँ है और यही तुम्हारा ध्यान रखेंगी और तुम भी इनका अच्छे से ख्याल रखना, हर चीज में इनकी मदद करना। इससे पहले कि यशोदा कुछ और बोल पाती, सुमोना अपने प्राण त्याग देती है। यशोदा बच्चों से प्यार तो करती थी, परंतु अचानक से ऐसे जिम्मेदारी आ जाने के कारण वो थोड़ी घबरा जाती है। परंतु उन दोनों मासूम बच्चियों को देख वो उन्हें गले लगा लेती है। अगले दिन जैसे ही गांव वाले यशोदा के घर में दो लड़कियों को देखती हैं, वो यशोदा से सवाल करने लग जाती हैं। क्या बात है यशोदा बहन, हमें ये तो पता था कि तुम्हें बच्चों से प्यार है, परंतु ये नहीं पता था कि तुम बच्चों को गोद लेने वाली हो। और वैसे हमने तो इन दोनों लड़कियों को आज तक गांव में नहीं देखा, तो तुम इन्हें कहाँ से लाई हो? नहीं, मैंने इन्हें गोद नहीं लिया है। ये दोनों मेरी बहन सुमोना की बेटियां हैं। उसकी कल ही मृत्यु हो गई है, इसलिए अब से ये दोनों मेरे साथ ही रहेगी। इसके बाद यशोदा अपने घर में जाती है और दोनों बच्चियों के लिए खाना बनाती है और उन्हें खिलाने लगती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम बताया था, लेकिन बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए याद नहीं रहता। तुम दोनों का नाम क्या है और तुम्हारी उम्र क्या है? मेरा नाम वनिका है और मेरी उम्र 9 साल है। मेरा नाम आरोही है और मेरी उम्र 13 साल है। तुम्हारे नाम तुम्हारी ही तरह बहुत ही प्यारे हैं।
अब अगर मुझे तुम लोगों को यहाँ रखना है तो कोई काम ढूंढना होगा। तुम दोनों यहीं पर रहो और घर का ध्यान रखो। तब तक मैं आसपास से कोई काम पूछ कर आती हूँ। इसके बाद यशोदा आस पड़ोस में काम ढूंढने लगती है। तभी उसे सेठ के गोदाम में काम करने वाला सरजू मिल जाता है। यशोदा सरजू के पास जाती है और कहती है, सरजू, अब मेरे ऊपर 2 लड़कियों की जिम्मेदारी आ गई है, इसलिए मैं काम ढूंढ रही हूँ। क्या कोई काम पता है तुझे? यशोदा बहन, मैं तो सेठ के गोदाम में काम करता हूँ और सेठ केवल आदमियों को ही वहाँ रखता है। पर हाँ, सेठ के घर में सेठानी को नौकरानी की बड़ी जरूरत है। एक बार तुम वहाँ जाकर देख लो। ठीक है सरजू। इसके बाद यशोदा घर आ जाती है, परंतु जैसे ही वो घर आती है तो अपने घर को देखकर हैरान रह जाती है। यशोदा का घर ऊपर से लेकर नीचे तक चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये घर अभी अभी बना हो। ये क्या चमत्कार है? ये कोई चमत्कार नहीं है माँ, ये हम दोनों की जादुई शक्तियों का कमाल है। हम दोनों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस पूरे घर को चकाचक कर दिया। तुम दोनों तो सच में बहुत ही मेहनती हो, परंतु एक बात का ध्यान रहे, अब तुम जादूगर की दुनिया से बाहर आ चुकी हो। ये दुनिया आम लोगों की है। यहाँ तुम्हें आम इंसान बनकर ही रहना होगा और जितना हो सके जादू का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। ठीक है माँ, हम समझ गए। अब मैं सेठ के घर जा रही हूँ। वहाँ पर मुझे एक नौकरानी का काम पता चला है। मैं शाम तक घर आ जाऊंगी, तब तक तुम दोनों अपना ध्यान रखना। इसके बाद यशोदा सेठ के घर चली जाती है। सेठानी यशोदा को देखती है और कहती है, अच्छा, सरजू तेरे बारे में ही बता रहा था। सुन, रसोई और घर का काम करने के लिए तो मेरे पास नौकरानी है, पर बगीचे का काम करने के लिए कोई भी नहीं है। अब से तू मेरे सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे का ध्यान रखेगी। और हाँ, मैं फ्री की पगार नहीं देती, इसलिए काम ढंग से होना चाहिए। मुझे घास के अंदर एक भी सूखा पत्ता ना दिख जाए और पानी की कमी से अगर फूल मुरझाए तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ऐसा कहकर सेठानी वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही यशोदा बगीचे में पहुँचती है तो इतना बड़ा बगीचा देखकर हैरान रह जाती है। जब सेठानी ने बगीचा कहा तो मुझे लगा कोई छोटी मोटी जगह होगी, पर ये तो मेरे घर से भी 4 गुना बड़ी जगह है और पूरे जगह में सिर्फ बगीचा ही है। मैं अकेले इस बगीचे को कैसे साफ करूंगी? यहाँ तो हर जगह सूखे पत्ते फैले हुए हैं और इतने सारे फूलों को पानी देते देते तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। यशोदा ऐसा कह ही रही होती है कि तभी उसके सामने आरोही और वनिका प्रकट हो जाती है। तुम दोनों यहाँ? तुम्हें यहाँ का रास्ता कैसे पता चला और तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आने के लिए हमें रास्ता जानने की जरूरत नहीं है माँ। हम दोनों चुटकी बजाते ही कहीं भी जा सकती हैं। और हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमने अपनी दिव्य दृष्टि से आपको चिंता में देखा, इसलिए हम दोनों आपकी मदद करने यहाँ आ गयी। मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कम से कम करना, फिर तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? जब किसी ने हमारी मदद नहीं की तब आपने हमारी मदद करी और हमें सहारा दिया। हमारा भी आपके प्रति कोई फर्ज बनता है। अब आप कुछ नहीं कहेंगी, आप जाकर उस पेड़ की छांव में बैठ जाइए। हम दोनों ये काम चुटकियों में निपटा देंगे। यशोदा कुछ और बोलती इससे पहले वनिका यशोदा को लेकर दूर चली जाती है और उसे एक छांवदार पेड़ के नीचे बैठा देती है। इसके बाद दोनों बहनें बगीचे का काम अपनी जादुई शक्ति से करने लगती हैं। वनिका एक फूंक मारकर सारी सूखी पत्तियों को एक तरफ कर देती है। आरोही चुटकी बजाते ही सभी फूलों में पानी डाल देती है और इसी तरह 10 मिनट के अंदर दोनों बहनें पूरे बगीचे का काम निपटा देती है और अपनी माँ यशोदा के पास वापस आ जाती है। ये तुम दोनों ने क्या किया? अब मैं सेठानी के पास कैसे जाऊंगी और उनसे क्या कहूँगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए। उस औरत को सिर्फ काम से मतलब है। कैसे हुआ, किसने किया, कितनी देर में किया, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों बहनें चुटकियां बजाते ही वापस से गायब हो जाती है। यशोदा थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठती है और फिर सेठानी के पास चली जाती है। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मालकिन, वो काम हो गया है। इतनी जल्दी काम हो गया? हाँ मालकिन, आप चाहे तो जाकर देख सकती हैं। वैसे आज काम का पहला दिन है, तो क्या मैं आज घर थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ? अगर काम हो गया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ, कल समय से काम पर आ जाना। इसके बाद यशोदा घर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में वो अपने खेतों को निहारने लगती है। सामने से आ रहा सरजू यशोदा को खेत निहारते हुए देख लेता है और कहता है, क्या हालत हो गई है इन खेतों की। जब डमरू भैया हुआ करते थे
तो ये खेत कैसे लहराते थे और अब देखो कैसे बंजर पड़े हैं। हाँ सरजू, तू सही कह रहा है। जब वो थे तब तो ये खेत सावन की हरियाली की तरह हरे भरे रहते थे। अब देख क्या हालत है इनकी। वैसे यशोदा बहन, तुम तो यहाँ कभी नहीं आती, फिर आज इधर का रुख कैसे मोड़ लिया? खेत को बेचने का इरादा हो रहा है क्या? यशोदा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो आरोही यशोदा को देखकर कहती है, माँ, अगर हम सब मिलकर खेतों में काम करने लगे तो हमारे खेतों में वापस से फसल लहराने लगेगी। अच्छा, अब मैं क्या बोलती हूँ क्या सुनती हूँ ये भी तुम दोनों को पता चलने लग गया। पर बेटा, खेत पर काम करना इतना आसान नहीं है। माँ, आप हमारी शक्तियों के बारे में भूल रही हैं क्या? वनिका बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शक्ति इन बेफिजूल के कामों में बेकार हो। माँ, अगर ऐसा है तो हम तीनों मिलकर बिना शक्तियों के खेतों में काम करेंगे। क्या पता भगवान हमारी मेहनत का फल दे दे। यशोदा को आरोही का विचार अच्छा लगता है। इसके बाद अगले दिन यशोदा दोनों बहनों को लेकर खेत में पहुंच जाती है। सरजू भी खेत के आसपास ही होता है। जैसे ही वो यशोदा को वहां देखता है तो वो यशोदा के पास जाता है और कहता है, तो यशोदा बहन, क्या सोचा? खेत बेचना है या बटाई पर देना है? सरजू, अब से हम तीनों माँ बेटी मिलकर इस खेत में काम करेंगे और खुद ही इस खेत को जोतेंगे। अरे यशोदा बहन, लगता है धूप में चलकर तुम्हारा दिमाग घूम गया है। तुम तीनों अकेले कैसे खेत का काम कर पाओगी? सब हो जाएगा सरजू, बस थोड़ी मेहनत लगेगी। इसके बाद तीनों माँ बेटी मिलकर खेत पर काम शुरू कर देती है। आरोही खेत पर लगी जंगली झाड़ियाँ हटाती है तो वनिका खेत में पड़े कचरे और पत्थर को हटाती है। खेत साफ करने के बाद वो लोग बुआई करते हैं, फिर बीज डालते हैं और फिर सिंचाई करते हैं। धीरे धीरे करके तीनों कुछ ही दिनों में खेत का काम निपटा देते हैं और वो भी बिना किसी जादू या शक्ति का इस्तेमाल किए। और कुछ ही महीनों में खेत में गेहूं की बहुत ही अच्छी फसल लहलहाने लगती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और तीनों माँ बेटियों की खूब तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही गेहूं पक जाता है, तीनों माँ बेटियां मिलकर गेहूं काट लेती हैं और फिर उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेच देते हैं। और धीरे धीरे ऐसे ही करके उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लग जाती है, जिसके बाद तीनों माँ बेटियां हंसी खुशी एक साथ रहने लग जाती हैं। परी की जादुई 3 लिपस्टिक। समीरा बचपन से ही परियों की कहानी सुनकर बड़ी हुई थी। समीरा जब 8 साल की थी तब उसके माता पिता की मृत्यु एक यात्रा के दौरान हो गई थी। समीरा की सारी जिम्मेदारी समीरा के चाचा और चाची को उठानी पड़ी। समीरा के चाचा चाची समीरा को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। समीरा के चाचा चाची की एक बेटी थी जिसका नाम वैशाली था। वैशाली का रंग सांवला था और उसके चेहरे पर बहुत सारे मुहांसे थे। समीरा वैशाली से दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए संगीता और प्रभु राम कभी भी समीरा को पसंद नहीं करते थे। वैशाली समीरा को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। समीरा के माता पिता के बाद वैशाली ही थी जो समीरा को परियों की कहानी पढ़कर सुनाती थी। देखते ही देखते दोनों बड़े हुए, लेकिन समीरा के चाचा चाची का वैशाली और समीरा में भेदभाव जारी रहा। उठ जा वैशाली बेटी, आज मेला लगा है, तैयार हो जा, मेले में घूमने जाना है। चाची जी, क्या मैं भी तैयार हो जाऊं? अकल नहीं है क्या? अगर तुम्हें छोड़कर मेला घूमने जाएंगे तो तुम्हारे दादा दादी हमें 4 बातें नहीं सुनाएंगे और तुम क्या बोलने के बाद ही तैयार होना शुरू करोगी? अपने मन से समझ नहीं आता? ठीक है माँ, सुबह सुबह अब चालू मत हो जाना, हम तैयार होकर नीचे आ जाएंगे, आप जाओ। मेले में समीरा और वैशाली झूले में बैठकर बातें कर रहे थे। काश मुझे भी परियों की तरह पंख लगे होते तो मैं भी झट से उड़ने लगती। हाँ, ये कैसे भूल सकती हो कि वो परियों की कहानी है। परियां बस कहानियों में ही मिलती है, असली दुनिया में नहीं। लेकिन दीदी, आप ही तो बचपन में कहानी सुनाती थी कि परी सबकी इच्छा पूरी करती है। अब हम बड़े हो चुके हैं समीरा, बचपना छोड़ो, परियां असली दुनिया में नहीं होती।
मेले से घर आने के बाद भी समीरा बस अपनी बहन की बातों को सोच रही थी। दीदी ने कहा है कि परियों की दुनिया जैसी कोई दुनिया नहीं होती, इसका मतलब परियां होती ही नहीं है, तो फिर हमें बचपन में कहानी क्यों सुनाई जाती है। तभी समीरा की चाची वहाँ आकर उससे कहती है, अधेड़ उम्र की हो गई है पर अभी तक परियों की कहानी में खोई हुई हो। मेरी वैशाली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये कपड़े लो और उसे पहनाकर अच्छे से तैयार कर देना। जी चाची जी। और दूसरी बात, भगवान के लिए गलती से भी लड़के वालों के सामने मत आ जाना। इस बार फिर से अपनी बहन का घर मत उजाड़ना, चुपचाप रसोई में अपना काम खत्म करना। इतना कहकर संगीता वहाँ से चली जाती है। वैशाली को कई बार लड़के वाले देखने आ चुके थे, लेकिन वैशाली के रूप रंग को देखकर सभी ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। लेकिन सभी ने वैशाली की छोटी बहन समीरा के लिए रिश्ते का हाथ बढ़ाया, इसलिए समीरा की चाची हमेशा समीरा पर गुस्सा जताती थी। कुछ देर बाद वैशाली को देखने के लिए लड़के वाले भी आ जाते हैं। वैशाली बिल्कुल तैयार होकर उनके सामने बैठी हुई थी और समीरा चुपके चुपके उन्हें रसोई घर से देख रही थी, लेकिन उन्हें वैशाली बिल्कुल पसंद नहीं आती। लड़की का रंग तो बहुत सांवला है और चेहरे पर मुहासे भी निकले हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, रंग तो कुछ दिनों में ही खिल जाएगा और मुहासे तो दवाई से भी ठीक हो जाएगी। तभी नरेश की नजर समीरा पर चली जाती है। पिताजी, मुझे वो लड़की पसंद है जो बहुत देर से हमें रसोई घर से छुप छुप कर देख रही है। प्रभु राम जी, आपकी कोई दूसरी बेटी भी है क्या? हमारे पास तो एक ही बेटी है, वो तो हमारी। प्रभु राम कुछ बोल पाता उससे पहले ही संगीता कहती है, वो हमारी नौकरानी है। क्या आप लोग एक नौकरानी को अपने घर की बहू बनाना पसंद करोगे? आजकल के जमाने में आप कैसी ऊंच नीच वाली बातें कर रही हो बहन जी। शादी के बाद तो वो हमारे ही खानदान की हो जाएगी ना। हमें तो वो लड़की बहुत पसंद है। उसके बाद समीरा सबके सामने आती है। समीरा को देखने के बाद शंभूनाथ जी समीरा के साथ अपने बेटे नरेश का रिश्ता तय कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उस समय समीरा शंभूनाथ जी को कुछ नहीं कह पाती, लेकिन इन सब से समीरा बिल्कुल खुश नहीं थी। वैशाली का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर संगीता भी समीरा को खूब खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। किस मनहूस घड़ी में तूने हमारे घर में कदम रखा था? जब से आई है मेरी बेटी की खुशियों को खा रही है। 50 लड़के आ चुके होंगे, लेकिन इस समीरा को देखकर अपना मन बदल लेते हैं। सच सच बता, तो जानबूझकर सबके सामने आई थी ना? नहीं चाची जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भला दीदी का क्यों बुरा चाहूंगी? हे प्रभु, या तो मुझे इस घर से उठा लो या फिर मेरी बेटी की शादी होने दो। जब तक ये कलमुही इस घर में रहेगी तब तक हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, मैं कह देती हूँ। हाँ। इतना बोलकर संगीता और प्रभु राम वहाँ से चले जाते हैं। समीरा अपने मन में खुद को अपनी बहन की खुशियों पर ग्रहण की वजह मानते हुए अपने घर से चली जाती है। चलते चलते समीरा अपने गांव के पुराने किले के पास आकर बैठ जाती है। सही ही तो कह रही थी चाची जी, मैं ही मनहूस हूँ। आज भी दीदी का रिश्ता मेरी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद करके गए, इसमें मेरी क्या गलती है? परियां क्यों नहीं होती? अगर कोई परी होती तो वो मेरी मदद जरूर करती। समीरा वहाँ अकेले बैठकर रो रही थी और कुछ देर बाद ही समीरा को एक आवाज सुनाई देती है। क्या तुमने मुझे याद किया? समीरा हैरानी से चारों ओर देखने लगती है। तभी उसके सामने वो अदृश्य आवाज की आकृति प्रकट हो जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि एक परी ही थी। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या मेरे सामने सच में कोई परी खड़ी है? तुम कोई सपना नहीं देख रही, तुमने मुझे याद किया, इसलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। इसका मतलब परियां सच में होती है? हाँ, और तुम्हारी स्थिति देखकर तुम्हारी भावना का पता लगाया जा सकता है। अब बताओ मुझे क्या हुआ है?
उसके बाद समीरा रोते हुए परी को शुरुआत से अपनी सारी कहानी सुना देती है। सब सुनने के बाद परी समीरा को 3 जादुई लिपस्टिक देती है। ये लो समीरा, 3 जादुई लिपस्टिक। तीनों लिपस्टिक 3 अलग अलग किरदार निभाती है। इसका पता तुम्हें जरूरत के समय ही चल पाएगा। जिसकी जैसी सीरत होगी उसे वैसा ही फल मिलेगा। और याद रहे, ये लिपस्टिक एक बार के इस्तेमाल के बाद गायब हो जाएगी। ऐसा बोलकर परी गायब हो जाती है। परी कहाँ गायब हो गई? इतनी सारी पहेलियां बुझाकर मुझे उलझन में डाल गई। समीरा परी की दी हुई 3 लिपस्टिक को लेकर अपने घर जाती है, लेकिन समीरा की चाची ने समीरा के लिए जाल बिछाया था। समीरा की चाची एक क्रीम में केमिकल मिलाकर समीरा को लगाने को देती है। कहाँ थी तू बेटी? मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। देखो मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या लाई हूँ, ये क्रीम। अब इस क्रीम को जल्दी से लगा लो। वो क्या है ना, होने वाली दुल्हन सुंदर दिखनी चाहिए ना, और तुम तो पहले से भी सुंदर हो। समीरा अपनी चाची के काले मंसूबे से बिल्कुल अनजान थी, बल्कि वो तो इस बात से खुश थी कि उसके चाची के मन में उसके लिए प्यार की भावना उत्पन्न हुई है। समीरा खुशी से चाची से वो क्रीम ले लेती है और अपनी बहन के पास जाकर उसे परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक दे देती है। मैं तुम्हारे लिए ऐसी कमाल की चीज लाई हूँ जिसे इस्तेमाल कर कर कहोगी, वाह क्या बहन मिली है मुझे। वाह समीरा, लिपस्टिक तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे चेहरे पर ही नहीं जचेगी। पहले से कैसे सोच लिया कि नहीं जचेगी? एक बार लगाकर तो देखो। अपनी बहन की बात मानकर वैशाली उस जादुई लिपस्टिक को लगा लेती है। लिपस्टिक लगाने के बाद वैशाली बिल्कुल परियों की तरह खूबसूरत दिखने लगती है। ये देखकर वैशाली तो बहुत हैरान थी। तभी समीरा अपनी बहन की तारीफ करते हुए उसे जादुई लिपस्टिक की सारी कहानी सुनाती है। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। दीदी, खुशी तो मुझे भी मिली है। ये देखो, ये क्रीम मुझे चाची जी ने दी है। उन्होंने मुझे इतने प्यार से जो दिया है, इसलिए मैं इसे अपने चेहरे पर बहुत प्यार से लगाऊंगी। ये कहती हुई समीरा अपनी चाची की दी हुई क्रीम को लगा लेती है। अगली सुबह जब समीरा उठती है तो वो देखती है कि उसके चेहरे पर तरह तरह के कील मुहासे हो गए हैं और उसके चेहरे पर काफी दर्द भी हो रहा था। ये देखकर समीरा जोर जोर से रोने लगती है। वैशाली अपनी बहन को चुप कराने में लगी हुई थी। उसे देखकर संगीता मन ही मन सोचकर खूब मुस्कुरा रही थी। मेरी बेटी की खुशियों को अब कोई नजर नहीं लगाएगा। तभी संगीता अपनी बेटी को देखती है। उसकी बेटी तो बहुत सुंदर लग रही थी। बेटी, ये जादू कैसे हो गया? तुम अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? वो सब छोड़िए माँ, देखिए ना छोटी के चेहरे को क्या हुआ। लेकिन संगीता को समीरा के चेहरे से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी बेटी की सूरत की खुशी मना रही थी। रात हो जाती है। रात को समीरा एक कोने में बैठकर रो रही थी कि तभी उसे परी की जादुई लिपस्टिक का ख्याल आया और समीरा खुद को आईने में देखकर परी की जादुई लिपस्टिक लगा लेती है। वो लिपस्टिक लगाते ही लिपस्टिक समीरा के हाथ से गायब हो जाती है। लिपस्टिक लगाते ही समीरा बिल्कुल पहले की तरह सुंदर लगने लगती है। परी की जादुई लिपस्टिक ने तो कमाल कर दिया। मैं फिर से पहले की तरह दिखने लगी। संगीता छुपकर समीरा को ये करते हुए देख रही थी। तो ये राज है, लिपस्टिक लगाकर इतनी सुंदर दिखती है। अब मैं इसकी लिपस्टिक ही चुरा लूंगी। इसके बाद फिर से उसका चेहरा बिगाड़ दूंगी। उसके बाद समीरा अपनी बहन वैशाली को अपना चेहरा ठीक होने की खुशखबरी सुनाती है। दोनों बहनें खुशी खुशी सो जाते हैं। सबके सोने के बाद समीरा चुपके से उनके कमरे में जाकर जादुई लिपस्टिक चुरा लेती है। 2 जादुई लिपस्टिक तो पहले से ही गायब हो चुकी थी। अब अंतिम और तीसरी जादुई लिपस्टिक बाकी थी।
जिसे संगीता चुरा लेती है। संगीता अपने कमरे में जाकर उस लिपस्टिक को अपने हाथ में पकड़ रखी थी। उस महारानी का चेहरा तो मैं बाद में भी बिगाड़ सकती हूँ, क्योंकि उसे अपनी चाची से इतना प्यार जो है। क्यों ना मैं इस जादुई लिपस्टिक को एक बार अपने चेहरे पर लगाकर देखती हूँ, उसके बाद तो मैं भी गोरी दिखने लगूंगी। लेकिन संगीता का मन बहुत काला था और इसलिए संगीता उस लिपस्टिक को लगाते ही बदसूरत दिखने लगती है। उसके चेहरे पर बड़े बड़े काले धब्बे हो जाते हैं और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। संगीता जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर गोपाल की भी नींद खुल जाती है। उसकी आवाज सुनकर गोपाल की भी नींद खुल जाती है। गोपाल संगीता को देखते ही जोर से चिल्लाता है और इतना शोर सुनकर दोनों बहनों की आंख खुल जाती है और वो फौरन अपने माता पिता के कमरे में आते हैं। माँ, ये क्या हो गया आपको? पता नहीं बेटी, मैंने तो इस समीरा की क्रीम में ही केमिकल मिलाया था। मुझे लगता है कि इस कलमुही की ही कोई चाल है। इसने लिपस्टिक में कुछ मिलाया होगा। अरे भाग्यवान, तो तुम्हें लिपस्टिक चुराने की क्या जरूरत थी? आप चुप रहिए जी। ये सब सुनकर समीरा मन ही मन सोचती है, परी ने कहा था कि लिपस्टिक का कार्य परिस्थिति के अनुसार ही होगा और वैसा ही हुआ। मैं अपने पहले वाले रूप में वापस आ पाई और दीदी पहले से ज्यादा सुंदर हो गई। लेकिन चाची का मन तो बहुत काला है, इसलिए उनकी सूरत भी काली पड़ गई। वैसे माँ, अब तो मुझे लगता है कि आपके चेहरे पर भी पोछा मारना पड़ेगा। वैशाली की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। चुप करो, बस भी करो, मेरी सूरत, हाय राम।